बीएससी थर्ड ईयर के प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है कॉस्मिक किरणों वाला, उसमें अगला टॉपिक जो ले रहे हैं वो है अंतरिक्ष किरणों पर पूर्व पश्चिम दिशा का प्रभाव। अब चूंकि हम जानते हैं, प्रयोगों से यह स्पष्ट हो गया कि अंतरिक्ष से जो आने वाली अंतरिक्ष किरणें हैं उन पर चुंबकीय प्रभाव पड़ता है। जो पृथ्वी का चुंबकीय प्रभाव है वो इफेक्ट डालता है, जिससे उनकी जो तीव्रता है उनमें क्या आता है, परिवर्तन आ जाता है। ऐसा हम जो है अक्षांशीय प्रभाव में इनमें देख चुके हैं। आज हम जो पूर्व पश्चिम दिशा से क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो क्या प्रभाव पड़ता है, आइए देखते हैं। तो प्रयोगों के आधार पर अंतरिक्ष से आने वाली अंतरिक्ष किरणों पर चुंबकीय प्रभाव होता है। इन पर क्या पड़ता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, जिससे तीव्रताओं में परिवर्तन आता है और पूर्व और पश्चिम दिशाओं से आने वाली अंतरिक्ष किरणों की तीव्रता अलग अलग अक्षांशों पर निम्न ग्राफ के द्वारा व्यक्त की गई है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये समान दूरी पर स्थित 30 डिग्री अक्षांश, ये उत्तरी ध्रुव की बात करें, और ये इसी तरह ये 60 डिग्री अक्षांश। तो अलग अलग जो है दोनों तरफ समान दिशाओं में समान रूप से जो है अक्षांशों की स्थिति है। अब यहाँ इस तरफ तो ले रहे हम पश्चिम दिशा पृथ्वी की और इस तरफ पूर्वी दिशा। तो इस ग्राफ से देखने में स्पष्ट आ रहा है कि, और इस तरफ जो है तीव्रता ले रहे हैं कि पश्चिम दिशा से आने वाली जो अंतरिक्ष किरणें हैं उनकी तीव्रता पूर्व दिशा से आने वाली अंतरिक्ष किरणों की तीव्रता की तुलना में क्या होती है, अधिक। जैसे बात करें हम 30 डिग्री पर, तो 30 डिग्री पर पश्चिम दिशा से आने वाली जो अंतरिक्ष किरणें हैं उनकी तीव्रता अधिक है, किसकी तुलना में, पूर्व दिशा से आने वाली अंतरिक्ष किरणों की तुलना में। तो इस प्रकार ये कहलाता है आपके पश्चिम पूर्व प्रभाव। प्राप्त ग्राफ से स्पष्ट है कि अंतरिक्ष किरणों में पूर्व व पश्चिम दिशा से आने पर असममिति प्राप्त होती है। पश्चिम दिशा से आने वाली अंतरिक्ष किरणों की तीव्रता अधिक और अपेक्षाकृत पूर्व दिशा से आने वाली अंतरिक्ष किरणों की तीव्रता कम होती है। इसका कारण किरणों में एक ही प्रकार के आवेशों के कणों की अधिकता का होना है। यानी कि जो किरणें हैं उनमें एक ही प्रकार के आवेश के कणों की क्या होती है, अधिकता रहती है। पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की अपेक्षा अधिक कण पहुँचने तभी संभव है जब पश्चिम से आती हुई अंतरिक्ष किरणों में धनात्मक आवेश के कण अधिकतम रूप से उपस्थित हों। और प्रयोगों में भी यह भी जो है प्रमाणित हो गया है कि अंतरिक्ष किरणों में जो अधिकांश कण होते हैं वो प्रोटॉन यानी कि धनात्मक कण उपस्थित होते हैं। अब हम बात करते हैं इन अंतरिक्ष किरणों का संसूचन, यानी कि इनको कैसे डिटेक्ट करते हैं। अंतरिक्ष किरणों के कणों का संसूचन करने के लिए अनेक प्रकार के संसूचकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे आयन प्रकोष्ठ, अभ्र प्रकोष्ठ, बुदबुद कोष्ठ, प्रस्फुरण गणित्र, संपात गणित्र, फोटोग्राफिक इमल्सन। ठीक है, तो इन प्रकार के गणित्रों का उपयोग किया जाता है। सबसे फर्स्ट इसमें हम देखेंगे संपात
गणित्र को। संपात गणित्र में ये C1 C2 C3 ये तीन जो है गीगर मूलर गणित्र की स्थितियां हैं। C1 C2 C3 तीन प्रकार के गीगर मूलर गणित्र ट्यूब के रूप में यहाँ होते हैं, ट्यूब में होते हैं। P से Q ये एक अंतरिक्ष किरण है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, एक विशेष प्रकार का इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। और यहाँ जो काउंटर है वो लगा रहता है, काउंटर D, यानी कि गणित्र D होता है जो डिटेक्ट करता है प्रॉपर वे में। अब क्या होता है, जब कोई एक अकेला कण किसी गैस का आयनन करता है तो उसके संसूचन के लिए गीगर मूलर गणित्र का उपयोग किया जाता है। लेकिन गीगर मूलर गणित्र के उपयोग से अंतरिक्ष किरणों के अलावा भी अन्य आसपास के स्थानों से आने वाले पृष्ठभूमि विकिरणों को अलग नहीं किया जा सकता। जो जीएम काउंटर है, अब जैसे कोई अंतरिक्ष किरण आ रही है तो अंतरिक्ष किरणों के साथ उन अंतरिक्ष किरणों के अलावा भी अन्य कण उपस्थित होते हैं। वह पार्टिकल्स इस धरातल से, पृथ्वी के धरातल से टकरा कर जो है विकिरणों के रूप में यहाँ ब्रह्मांड हमारे वायुमंडल में घूमते रहते हैं। तो ऐसे विकिरणों को जो है जीएम काउंटर अलग नहीं कर पाता है। अतः पृष्ठभूमि विकिरणों से आने वाले जीएम स्पंदों को हटाने के लिए संपाती गणित्र का उपयोग किया जाता है। अतः जो पृष्ठभूमि से आने वाले जो विकिरण हैं, इन विकिरणों को के स्पंदों को हटाने के लिए पूछ सकता है कि इसका उपयोग क्यों किया जाता है। प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जीएम ये जो संपाती गणित्र है इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका उपयोग इसीलिए किया जाता है कि पृष्ठभूमि से जो आने वाले विकिरण हैं उनके जीएम स्पंदों को यह हटा देता है। इनको हटाने के लिए जो है हम जीएम ये संपाती गणित्र का उपयोग करते हैं। इसमें 3 जीएम गणित्र, इस प्रकार के गणित्र में 3 जीएम गणित्र C1 C2 C3 चित्रानुसार व्यवस्थित होते हैं। इन गणित्रों से निर्गत संकेत को एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में निवेश कराया जाता है जो गणित्र D को तब ही सिग्नल भेजता है जब तीनों जीएम गणित्र ट्यूब से एक साथ संपाती स्पंद प्राप्त हों। यानी कि तीनों से जो है एक साथ ही जो है स्पंद प्राप्त हों, तब ही वह जो है आगे सिग्नल भेजता है। ऐसा तब ही संभव है जब तीनों जीएम गणित्रों से अंतरिक्ष किरणें हैं वो PQ के रूप में गुजरे। जैसा कि हमने अभी देखा था, इस तरह से तीनों गणित्रों से गुजरेंगी तभी जो है ये डिटेक्शन कंप्लीट होगा, तब ही गणित्र घटना का संसूचन संभव होता है। इस व्यवस्था को अंतरिक्ष किरण गणित्र दूरदर्शी भी कहते हैं। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं हम? अंतरिक्ष किरण गणित्र दूरदर्शी भी कहते हैं, क्योंकि इससे किसी विशेष दिशा से आने वाली अंतरिक्ष किरणों को संसूचित किया जा सकता है। इस प्रकार पाया गया कि पृथ्वी के वायुमंडल पर सभी दिशाओं से समान मात्रा में कॉस्मिक किरणें आपतित हो रही है। डिटेक्शन की अगली विधि हम देखेंगे वो है फोटोग्राफिक इमल्सन विधि। फोटोग्राफिक इमल्सन विधि से आवेशित कणों का संसूचन
का जो सिद्धांत है वह सिद्धांत वैसा ही है जो एक सामान्य प्रकाश फोटोन का फोटोग्राफिक प्लेट के लिए होता है। अर्थात जब कोई आवेशित कण फोटोग्राफिक इमल्सन पर आपतित होता है तो आयनीकरण के कारण यह अपने पथ में आने वाले सिल्वर हैलाइड के दानों को प्रभावित करता हुआ, सिल्वर हैलाइड जो है, सिल्वर हैलाइड के दानों को प्रभावित करता हुआ अर्थात जब कोई आवेशित कण फोटोग्राफिक इमल्सन पर आपतित होता है तब आयनीकरण के कारण यह अपने पथ में आने वाले सिल्वर हैलाइड के दानों को प्रभावित करता हुआ गुजरता है। जब इस फोटोग्राफिक इमल्सन को डेवलप किया जाता है तब यह पथ धात्विक सिल्वर के काले दानों के रूप में प्रेक्षित होता है, जिनको एक माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। फोटोग्राफिक इमल्सन में उत्पन्न आवेशित कणों के पथ चिन्ह में काले दानों का घनत्व कण के प्रति एकांक लंबाई में आयनीकरण उत्पन्न करने की क्षमता पर निर्भर करता है। यदि समान ऊर्जा के एक एल्फा कण और एक प्रोटॉन से उत्पन्न पथों की तुलना की जाए तब एल्फा कण द्वारा उत्पन्न आयनीकरण प्रोटॉन की तुलना में अधिक होने के कारण एल्फा कण के पथ में काले दानों का घनत्व अधिक होता है और ये अधिक काले और मोटे दिखाई देते हैं। इसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन का पथ बहुत कम घनत्व का, पतला और बिंदुवत सा दिखाई देता है। फोटोग्राफिक इमल्सन में आवेशित कणों से बनने वाला पथ त्रि-आयामी प्रकृति का होता है। फोटोग्राफिक इमल्सन विधि से एक 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाली कॉस्मिक किरण की इमल्सन में किसी नाभिक जैसे एजी नाभिक से टक्कर से उत्पन्न तारानुमा पथों का जो चित्र है वो निम्नानुसार प्रदर्शित किया गया है। ये जो है इस तरह से मोटी लाइनें जो है एल्फा कण या जो भारी कण होते हैं उनकी बनती है, फिर हल्की लाइनें हैं, फिर बिल्कुल हल्की लाइनें। तो ये अलग अलग प्रकार के कणों की प्रकृति को व्यक्त करती है। फोटोग्राफिक इमल्सन विधि की क्या क्या विशेषताएं हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। यह हर क्षण सुग्राही रहती है। यह सरल, कम खर्चीली और गुब्बारों से अधिक ऊंचाई पर प्रेक्षण के लिए अधिक सुविधाजनक होती है। जो वायु के गुब्बारे होते हैं जिनमें बैठकर व्यक्ति अधिकतम ऊंचाई पर जाकर के इन प्रकार का प्रेक्षण ले सकता है। इससे एक अकेले अंतरिक्ष किरण कण का प्रेक्षण और उससे उत्पन्न क्रियाओं का विश्लेषण किया जा सकता है। इसका अभिलेखन स्थायी होता है। इसके बाद हम देखते हैं फोटोग्राफिक इमल्सन विधि की क्या क्या सीमाएं हैं। इमल्सन में विभिन्न कणों के पथों की लंबाई में कुछ अनिश्चितता होती है। विशेषतः जब कण सीधा आ रहा हो। यदि पथ कम लंबाई के हैं तब चुंबकीय क्षेत्र में इनके पथों की वक्रता का मापन संभव नहीं हो पाता है। इससे कणों की ऊर्जा संवेग का ज्ञान नहीं हो पाता है। इस प्रकार से जो है ये
फोटोग्राफिक इमल्सन मेथड होता है, जिससे अलग अलग डॉटेड लाइनों के द्वारा, फोटोग्राफिक चिन्हों के द्वारा हम कणों के डिटेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो पेपर है आपके क्वांटम यांत्रिकी, तो क्वांटम यांत्रिकी को स्टडी करेंगे, उसकी फर्स्ट यूनिट को शुरू करेंगे। थैंक यू।